पहले बात दिल्ली की, यानी कि देश की राजधानी की। एक वेब सीरीज में पंडित को भ्रष्ट बताए जाने को लेकर के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ी आपत्ति जताई है। मदन राठौड़ ने कहा कि पंडित समाज हमेशा से ज्ञान, विद्या और संस्कारों का प्रतीक रहा है। किसी वेब सीरीज या कंटेंट के माध्यम से पंडित को भ्रष्ट दिखाना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं पर सीधा हमला है। राठौड़ ने साफ शब्दों में कह दिया कि बीजेपी इस तरह की सोच की निंदा करती है। बहुत गलत बात है। ये हमारी संस्कृति पर एक प्रकार से आक्रमण मानता हूं मैं तो इसको। पंडित यानी एक विद्वान, पंडित का मतलब श्रेष्ठ, ये शब्द है, और इसके लिए एक भ्रष्ट शब्द का प्रयोग करके और कोई भी वो कहानी कहता होगा, गलत है। ये मैं सोचता हूँ कि एक ये सांस्कृतिक आक्रमण इसको मानते हैं हम लोग। बहुत उस व्यक्ति को चेंज करना चाहिए, अदरवाइज सेंसर तो रुकेगा ही इसको। और चलिए बात जयपुर की। राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री यानी कि रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने के बाद सियासी बयानबाजी काफी तेज हुई है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने इस बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि लोकसभा के गेट पर एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहना कांग्रेस की घटिया और शर्मनाक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिस कौम के नौजवान सरदार भगत सिंह की तरह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़े, उसी कौम के बेटे को गद्दार कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह राज्य मंत्री ने कहा इस तरह के बयान देश की एकता और सम्मान के खिलाफ है। इसके अलावा जवाहर सिंह बेठम ने दौसा में विधायक तहसीलदार विवाद समेत राजस्थान से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। कौन से आते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कह के संबोधित कर रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो मैं रोजाना आप लोगों से कहता हूं कि कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता, उनका विकृत सोच और उनके नेताओं की घटिया सोच, ये दिन ब दिन पत्रिकाओं में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही है। रवनीत सिंह जी बिट्टू साहब उस देशभक्त कौम से आते हैं जिस कौम ने देश की आजादी से लेकर विदेशी आक्रांताओं के सामने झुकने का नाम नहीं लिया, जिस कौम के 8 साल के बच्चे दीवारों में चुन गए, देश के मान और सम्मान के लिए शर्म कलम करवा दिए। आदरणीय सरदार भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उस कौम के एक नौजवान को गद्दार कहना शर्मनाक है। मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं और निंदा करता हूं। इनके नेताओं की जवान पर लगाम नहीं है। विदेश में जाकर के और चलिए अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आचरण को लेकर के कड़ा हमला बोला है। मदन राठौड़ ने कहा राहुल गांधी का व्यवहार लगातार अमर्यादित होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद भवन में राहुल गांधी कब, क्या और कैसे बोलते हैं, इसका उन्हें कोई ध्यान ही नहीं रहता। राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह को गद्दार कहना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। देखिए, राहुल गांधी जी क्या क्या बोल देते हैं, ये उनको मेरे ख्याल से ध्यान नहीं पड़ता। ऐसा व्यवहार करते हैं वो, जैसे अब रवनीत सिंह जी बिट्टा पास में से निकल रहे थे, जब ये वहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के सांसद, तो पास में से निकलने का एक प्रावधान है, वहाँ व्यवस्था होती है। तो वहाँ पास में से निकल रहे थे तो एकाएक उनको गद्दार शब्द से और मतलब एक गाली दे दी। बहुत गलत बात है। राहुल गांधी कब क्या कर लेते हैं उनको पता नहीं चलता। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो राजस्थान के हमारे वो सांसद भी हैं रवनीत सिंह जी, और पंजाब के
मूल हैं और केंद्र में मंत्री भी है। ऐसा ही व्यवहार उन्होंने पहले भी किया था। जब हम लोग सदन के मतलब हाउस के बाहर खड़े थे तो एकाएक राहुल गांधी जी ने और बाहें फैलाकर हमारी एक सांसद है राज्यसभा की कोन्याक, उनको नीचे गिरा दिया। दूसरी तरफ वो पहले पूर्व के मंत्री और अभी लोकसभा के सदस्य हैं सारंगी जी, उनको नीचे गिरा दिया। बाहुबली होकर के ऐसे यूँ, ये क्या है? ये एक सांसद और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ये आचरण अशोभनीय है। और चलिए बात जयपुर की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। जूली ने कहा कि मौजूदा सरकार के मंत्री विधानसभा को गंभीरता से नहीं लेते। सवाल पूछे जाने पर कई मंत्री अपने ही विभाग की नीतियों से अनजान दिखाई देते हैं और सदन में साफ जवाब देने में असफल भी रहते हैं। उन्होंने कहा प्रदेश का हर विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी चाहता है, लेकिन सरकार का ध्यान धरातल पर नहीं दिखाई देता। टीकाराम जूली ने डबल इंजन सरकार के दावों को खोखला बताते हुए कहा कि सरकार सिर्फ नारेबाजी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा, पेंशन और जर्जर सरकारी भवनों जैसे अहम मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए काफी चिंता का विषय है। साथ ही जूली ने मनरेगा को कमजोर करने को लेकर के भी सरकार को जम करके घेरा। देखिए, अपन सभी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से टेंडर ऐसे हैं जो गुजराती फर्मों को दिए जा रहे हैं और उसमें नियम कानून और कायदे नहीं देखे जा रहे हैं। तो ये जरूर एक विषय है कि भाई इसका टेंडर भी किसी गुजराती फर्म को तो नहीं था। मुझे भी बड़ा दुख होता है इस बात को देख के कि हमने सारे सोर्सेज लगा लिए। पिछली बार गहलोत जी की सरकार थी, कोविड जैसी महामारी होते हुए भी हमने एजुकेशन के लिए काम किया, ऐतिहासिक काम किया। मैं याद करना चाहूंगा सरदार मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान शुरू किए और उसके आधार पे एजुकेशन की स्थिति बदली, बिल्डिंगें आई, टॉयलेट्स आए, भर्तियां हुई। लेकिन पिछले 12 साल से ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने लगातार एजुकेशन का जो बजट। पूर्व विधायक बलजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने बलजीत यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब वे विधायक थे तब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने पर 51,000 रुपए का इनाम देने की बातें किया करते थे। अब जब खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं तो उन्हें 51 लाख रुपए देने चाहिए। बाबा बालकनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि ये राशि किसी धर्म खाते या फिर गौशाला में दान करनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि इस जन्म में न तो उनके पापों का प्रायश्चित संभव नहीं है, हो सकता है अगले जन्म में उनके पाप कुछ कम हो जाए। बाबा बालकनाथ के इस बयान के बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हुई और मामला और गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पकड़ा जाएगा। देखो, ये इसी विधायक ने ये बात अपने उस समय पर कही थी कि जब भी कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा तो 51,000 रुपये का इनाम इसने घोषणा की थी। लेकिन आज जो भ्रष्टाचारियों का सरगना है, और मैं मानता हूं कि अब तक के इतिहास में जो विधायक बनकर राजस्थान विधानसभा में पहुंचे हैं, ऐसा व्यक्ति आपने भी नहीं देखा होगा और लोगों ने भी नहीं देखा होगा जो इतनी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर चुका था। और आज कल ऐसे सुनने में आया है कि कल एसीबी ने उसको गिरफ्तार किया है। तो अब मैं वही कहना चाहता हूँ, ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो अब वो 51,000 की जो घोषणा थी वो तो एक अधिकारी कोई पकड़ा जाता था, कोई छोटा मोटा कर्मचारी पकड़ा जाता था, उसके लिए 51,000 की घोषणा थी कि भाई वो पकड़ा जाएगा तो 51,000 का इनाम। जब कोई विधायक इस तरह का काम करता हुआ पकड़ा गया है और वो खुद ही जिसने घोषणा ऐसी की आज वो स्वयं पकड़ा गया, तो अब 51 नहीं, कम से कम भी 51 लाख रुपए का उसको इसका भुगतान करना चाहिए और अपने आप के लिए ही ये पैसा किसी धर्मादा जगह पर किसी गौशाला में उसको देना चाहिए कि वो आज खुद जो इस बात को कहने वाला था, आज वो पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है। अब कम से कम उसको 51 लाख रुपए तो, क्योंकि इतना लूटा है जनता का, इतना पैसा खाया है, और कुछ उसमें से अगर ये 51 लाख रुपए का अगर वो दान किसी गौशाला वगैरह में करता है तो मैं मानता हूँ कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म। और चलिए दिल्ली से खबर, 5 फरवरी को लॉन्च होगी भारत की पहली सहकारिता आधारित राइट
हेलिंग भारत टैक्सी केंद्रीय मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में करेंगे प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। सहकारिता आधारित मोबिलिटी इकोसिस्टम में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शीर्ष 6 सारथी होंगे सम्मानित सारथियों को शेयर प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। सारथी ही मालिक के मूल सिद्धांत को मजबूती मिलेगी और हर सारथी को 5 लाख व्यक्तिगत और 5 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। ड्राइवर कल्याण और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा पर गहरा फोकस किया जाएगा। तो इस वक्त की अहम खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि कल बहुत ही अहम दिन है देश के लिहाज से, और दिल्ली से ये खबर मिल रही है। आपको बता दें कि 5 फरवरी को लॉन्च होगी भारत की पहली सहकारिता आधारित राइड हेलिंग भारत टैक्सी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह विज्ञान भवन में प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे और सहकारिता आधारित मोबिलिटी इकोसिस्टम में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शीर्ष 6 सारथी सम्मानित किए जाएंगे। सम्मानित सारथियों को शेयर प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे। सारथी के मालिक के मूल सिद्धांत को मजबूती भी मिलेगी। हर सारथी को 5 लाख व्यक्तिगत और 5 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, कल कितना महत्वपूर्ण दिन जो है वो देश के लिहाज से है, और भारत टैक्सी कितनी खास ये बड़ी सौगात? बिल्कुल, देखिए कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह उद्घाटन किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि देखिए सरकार जो है लगातार जनमानस को जो सरकारी सुविधाएं हैं उसको देने की क्रम में जुटी हुई है, और इसी क्रम में इसको देखा जा रहा है, माना जा रहा है इससे आम नागरिक को बहुत फायदा होगा। और बड़ी बात यह है कि देखिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3रा कार्यकाल शुरू हुआ है तब से वो लगातार जनमानस को जो है एक बेहतर सुविधा देने की बातें करते रहते हैं। और संसद का बजट सत्र आने के बाद भी प्रधानमंत्री का साफ तौर पर स्टेटमेंट आया था कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से जनमानस को उसका सुविधा मिले, इस पर सरकार का सबसे अधिक फोकस है। भले ही विपक्ष के नेता सांसद आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जो है जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, सभी राज्यों के जो लोग हैं उनको बेहतर तरीके से मिल सके, तो इसी क्रम में इसे देखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल राजीव, सारथी ही मालिक, इस मूल सिद्धांत में आखिरकार क्या खास बात है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उसमें उनका यही फोकस रहता है कि खास करके जो ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो खास करके जो शहरी इलाकों से दूर जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको भी हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। लिहाजा शहरी तबके के लोगों के साथ साथ ग्रामीण अंचल में भी जो है तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, तो यह जो योजना है इसका फायदा जो है देश के कोने कोने के लोगों को मिले, इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। और कल जब इसका उद्घाटन किया जाएगा तो अपने स्टेटमेंट में खुद गृह मंत्री इसकी जानकारी देंगे। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में मौजूद है, राजकीय कामकाज को अंजाम दे रहे हैं, प्रमुख जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। दोपहर से देर शाम तक सीएमओ में मुख्यमंत्री मौजूद है। कल विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब भी देंगे। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी एक्टिव है, अभी भी सीएमओ में मौजूद है। दोपहर से देर शाम तक मुख्यमंत्री की मौजूदगी सीएमओ में, और कल का दिन बेहद खास क्योंकि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब भी देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और उसके बाद यानी कि कल 5 तारीख को तो अभिभाषण पर जवाब देंगे, और 6 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी होनी है। वो बैठक भी कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि बजट आ रहा है राजस्थान का 11 तारीख को। तो ऐसे में कल का दिन महत्वपूर्ण, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे, और 6 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है? कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल कल का दिन बेहद अहम है। कल रिप्लाई आएगा सीएम का, और सब पहले विपक्ष की तरफ से 3 बजे आएगा राज्यपाल के अभिभाषण पर, उनका वक्तव्य आएगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रिप्लाई आएगा। और आज इसी को लेकर
तमाम चर्चाएं की, उन्होंने अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया है और राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने पूरा सुना भी है कि विपक्षी सदस्यों ने क्या बोला है, सत्ता पक्षी सदस्यों ने क्या बोला है, और उस पर एक अपना पूरा उन्होंने होमवर्क किया है। कल सदन में जब वो बोलेंगे तो सब सामने आएगा। लगातार आज पूरे दिन राजकाज में व्यस्त रहे। अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो सीएमओ में मौजूद रहे वो, और इसके बाद अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया है। राज्यपाल का अभिभाषण में उनका जवाब आना है, और इसके साथ अगले दिन की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल की बैठक होगी, इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। क्योंकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक इस दौर में होना, जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो एक बात ये रहेगी कि जो नए कानून प्रावधान सरकार लाने वाली है उन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई जनहित के मुद्दों पर भी मोहर लगेगी। जी ठीक है लाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर आरटीओ प्रथम से बड़ी खबर, 3 डिजिट नंबर मामलों में आज बड़ी कार्रवाई हुई। कुल 493 वाहनों का पंजीयन निरस्त किया गया। अधिकतर वाहनों का रिकॉर्ड गायब या गलत तरीके से बैकलॉग किया गया था। निरस्त वाहनों में अधिकतर वीआईपी नंबर वाले वाहन शामिल है। करीब 150 करोड़ रुपए मूल्य की गाड़ियों पर कार्रवाई हुई। अब इन वाहनों को लेने पड़ेंगे नए नंबर, बिना नंबरों के नहीं कर पाएंगे वाहन का संचालन। वाहनों की आरसी निरस्तीकरण के आदेश जारी। बैकलॉग करने वाले कार्मिकों के खिलाफ गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज। आबू रोड के रिको थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 के पास में स्थित अमरतारा होटल के ऊपर बने कमरे में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने का मामला देखने को मिला। तस्वीरें आप देख लीजिए। कमरे से उठती आग की लपटें और धुएं को देखकर मौके पर अफरा तफरी मची। गनीमत ये रही कि हादसे के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा यहां पर टला। घटना के बाद होटल कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस और दमकल को सूचना दी। सूचना पर रिको पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। तो वही घटना के बाद होटल में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था नहीं होने को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं, जबकि पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो ये सिरोही के आबू रोड की तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से ये आग लगने का वीडियो, धुएं का उड़ता गुबार आप देख लीजिए। लेकिन गनीमत ये रही किसी की जनहानि नहीं हुई। और अब बात अलवर की रामगढ़ की चौकी में हुई मासूम के साथ विस्फोटक टॉफी नुमा वारदात पर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले को केस स्कीम ऑफिसर मुकदमे में दर्ज किया है। पुलिस ने मासूम के साथ की गई घटना पर दुख जताते हुए कहा कि आरोपी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। मामले की तुरंत जांच करके आरोपी को सलाखों के पीछे जल्द धकेला जाएगा। जिस भी दुकानदार ने ये कृत्य किया है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस की श्रेणी में है और छोटे बच्चों को पटाखे और विस्फोटक सामग्री वैसे भी आपको नहीं देनी चाहिए। इस संदर्भ में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और एसएचओ को हमें निर्देश दिया है कि इसमें सख्त कार्रवाई हो। अभी बच्चे की हालत खतरे से बाहर है, परंतु भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर के आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा। छोटे बच्चों को दुकान पे या फिर कोई भी सामान खरीदने के लिए अकेले ना भेजें, और यदि कोई इस तरह की पटाखा या विस्फोटक सामग्री है तो विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि कोई व्यक्ति अनादरित तरीके से, अनऑथराइज तरीके से कोई इस तरह की चीज भेजता है तो पुलिस को सूचना। इसमें कितने आरोप पकड़े थे? देखिए अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है और उसमें हम प्रयास करेंगे कि इस केस में चार्जशीट भी करें और केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के देखिए। और चलिए अब बात सीकर के श्री माधोपुर के अग्निवीर करण सिंह राठौड़ का आज सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद करण सिंह 17 कार्ड्स यूनिट में बागडोगरा सिलीगुड़ी में तैनात थे और 1 फरवरी को वीर गति को प्राप्त हुए थे। अंतिम संस्कार के दौरान उनके भतीजे जयंत नवनीत तेजपाल लोकेंद्र सिंह ने मुखाग्नि दी। मुखाग्नि से पहले पीसीसी सचिव बालेंदु सिंह शेखावत, तहसीलदार स्नेहलता, सीआई महेंद्र सिंह सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। सैन्य अधिकारियों ने शहीद के पिता दयाल सिंह और बहन निकिता कंवर को तिरंगा सौंपा। 18 जाट रेजिमेंट की टुकड़ी ने शस्त्र उल्टे करके सलामी दी और हवा में 3 राउंड फायर करके शहीद को अंतिम सम्मान भी दिया। शहीद की बहन निकिता कंवर खुद एसएसबी में तैनात है। अंतिम विदाई के मौके पर बीजेपी नेता श्याम चौधरी और कांग्रेस नेता बलराम यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
और चलिए अब बात सीकर के सिरोही के आबू रोड की। सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर गैल इंडिया के पास में मध्य रात्रि एक पैंथर की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए। बताया जा रहा है कि पैंथर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे चपेट में लिया। हादसे की सूचना मिलते ही सदर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मृत पैंथर के शव को कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय लाया गया, जहां पर वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव वन विभाग को सौंपा गया, जहां पर नियमानुसार अंतिम संस्कार किया गया। मौके पर तहसीलदार पन्नाराम चौधरी, फॉरेस्ट अधिकारी दिनेश मीणा सहित पुलिस और वन कर्मी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पुष्टि भी की जाएगी। तो ये तस्वीरें ब्लर करके दिखाई। और चलिए बात डूंगरपुर के सिमलवाड़ा की। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना पुलिस ने सिमलवाड़ा ब्लॉक के CBEO कार्यालय में लाखों रुपए के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन कनिष्ठ सहायक और कैशियर अनिल लोहार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने साल 2009 से 2016 के बीच अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 15,21,549 रुपए के सरकारी धन का गबन किया। मामले का खुलासा ऑडिट और भौतिक सत्यापन के दौरान हुआ। विभाग द्वारा राशि जमा कराने के लिए नोटिस दिए जाने पर आरोपी ने 2 चेक भी सौंपे, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण दोनों चेक बाउंस हुए। इसके बाद विभाग की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी साल 2016 से निलंबित चल रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। वर्ष 2023 में तत्कालीन CBO कार्यालय सिमलवाड़ा के अधिकारी लक्ष्मण जी डामोर द्वारा वर्ष 2023 में कनिष्ठ सहायक श्री अनिल लोहार पिता नवीन चंद लोहार निवासी दम्बोला के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज कराया था 420-409 IPC का गबन का, जिसने कैशियर के पद पर वर्ष 2009 से 2016 तक रहा था, जिसने अपने विभाग का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में था, जिसमें चेक लगाकर अलग अलग तारीखों में रुपये स्वयं ने निकाल कर खर्च किए थे। जो गबन का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसकी जांच की जाए। और चलिए बात बांसवाड़ा की। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट VC कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक में जिले से जुड़े प्रशासनिक और विकास कार्यों के विस्तार से समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने साफ संदेश दिया कि लापरवाही और अनावश्यक देरी किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई, संपर्क पोर्टल और CMO और PG पोर्टल पर प्राप्त परिवादों के निस्तारण की औसतन अवधि और संतुष्टि प्रतिशत की समीक्षा भी हुई। साथ ही चिकित्सा उपकेंद्रों के भूमि आवंटन, JJM के लंबित कनेक्शन, आंगनवाड़ी भवन निर्माण, PM सूर्य घर योजना, सड़क मरम्मत जैसे कामों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैठक में अनुपस्थित NHAI अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए। कम प्रगति पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कलेक्टर ने समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भिवाड़ी में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने साबित कर दिया कि समाज और पुलिस की एकता के सामने अपराध नहीं टिक पाता है। मेवात के ग्वारका तावड़ू क्षेत्र से टाटा सफारी में भरकर गौ कशी के लिए लाई जा रही 2 गायों को ग्रामीणों की सतर्कता और भिवाड़ी पुलिस की तुरंत कार्रवाई ने नया जीवन दिया। स्थानीय ग्रामीणों को एक संदिग्ध टाटा सफारी पर शक हुआ। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए वाहन को घेरा और तुरंत भिवाड़ी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से दोनों गायों को सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के बाद उन्हें नजदीकी गौशाला भी पहुंचाया। जब्त टाटा सफारी को UIT थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। तो वहीं DSP कैलाश चौधरी ने बताया कि गौ तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। डूंगरपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत 84 थाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी की रात जब वह अस्पताल में एडमिट अपनी भाभी को टिफिन देकर वापस लौट रहा था, तब करवाड़ा नदी के पुल पर 2 अज्ञात युवकों ने उसे रोका। आरोपियों ने उसे लात मारकर नीचे गिराया और उसका मोबाइल और कवर में रखे 500 रुपए छीन कर फरार हुए। पुलिस ने उनके पास से लूटा गया मोबाइल और 500 रुपए नकद भी बरामद किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन हुआ और छानबीन भी शुरू हुई। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संपूर्ण अनुसंधान में मुलजिमान
को जरिए मुखबिरी सूचना और काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद में डिटेन कर लाया गया। आरोपीगण जिनके नाम है राहुल, पिता लक्ष्मण रोत, उम्र 19 साल, निवासी पाडला मन्ना रोत। दूसरा राजेश, पिता गट्टूलाल, निवासी पाडला मन्ना रोत। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया, जिन्हें धारा 309 और अब आज जालौर की नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। करोड़ा थाना क्षेत्र के खारा गांव स्थित एक रहवासी ढाणी में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस चौकी जालौर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में एमडी नशीला पदार्थ, केमिकल और फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। टीम ने 3 आरोपियों पुखराज विश्नोई, आसूराम और हनुमान राम को मौके से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर आईजी विकास कुमार के निर्देशन में हुई है। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि फैक्ट्री कब से संचालित थी और नशीले पदार्थ की सप्लाई कहां की जा रही थी। एनटीएफ की तरफ से जल्द बड़े खुलासे की भी संभावना है। ऑपरेशन प्रयोगशाला के तहत एनसीबी जोधपुर, राजस्थान एएनटीएफ और जालोर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत लगभग 4 किलो और 910 ग्राम एमडी रेडी मिली है, लगभग 5 केजी हो गई। और एमडी लैब को ब्लास्ट किया है। एरिया है कलबियों का गोलिया, खारा ग्राम पंचायत, पुलिस थाना करडा, तहसील साचोर, जिला जालोर। इसमें लैब के उपकरण के साथ ही केमिकल के ड्रम वगैरह बरामद हुए हैं और 3 व्यक्तियों को मौके के ऊपर डिटेन किया है, जिसमें मास्टरमाइंड भी शामिल है। और साथ ही लैब के उपकरण और केमिकल और ये सब लाने ले जाने के लिए एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी है, उसको भी सीज किया है। और ये जो लैब इंटीरियर जिस कलबियों का गोलियां। और चलिए अब जोधपुर से बड़ी खबर। शहर के पौष इलाके सरदारपुरा में हुई करोड़ों की नकबजनी के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 25 जनवरी को भारत मेहता के मकान से बदमाश आधा किलो सोना, करीब 5 किलो चांदी और लाखों रुपए की नकदी चोरी करके फरार हुए थे। परिवार के बाहर होने का फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित की और 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में बदमाशों के बांसवाड़ा और उदयपुर से आने के सुराग मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रणदीप सिंह, दीपक सिंह और तीरथ सिंह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वारदात के बाद बदमाश होटल से बहाना बनाकर निकले और पिंडवाड़ा होते हुए बांसवाड़ा भाग गए। पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए पूरा चोरी का माल बरामद किया है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने टीम को सम्मानित करने और आमजन से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। 25 तारीख को भारत मेहता जी के यहाँ नकबजनी और चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ की राशि की चोरी की गई थी। इसमें पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करके और 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। इसमें 2 बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, 1 उदयपुर के रहने वाले हैं और जीजा, साला और ससुर ये रिश्ते में लगते हैं। गोल्ड 516 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है, 3 किलो चांदी बरामद किया गया है और 5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। इनका मोडस ऑपरेंडी था कि आकर के पहले रेकी करते थे और उसके बाद रेकी करने के बाद ये वारदात को अंजाम देते थे। एक तो रणदीप सिंह है, एक दीप सिंह है, एक तीरथ सिंह है। ये तीनों हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये बांसवाड़ा और उदयपुर से आते हैं और आकर के चूंकि सिकली कर सीखे हैं, ये किसी होटल में कमरा लेते हैं। कमरा लेकर के फिर है ना दिन भर ये रेकी करते हैं, रेकी करके रात में चोरी करके और ये हाथों हाथ यहाँ से फिर वो वापस चले जाते हैं। इस केस में भी इसी तरह से हुआ था। हमने पूरी थाने की जो टीम है उस ने जो है सीसीटीवी फुटेज और जो सूचना है उसके आधार पर इसको डेवलप किया और
डेवलप करने के बाद। और चलिए अब बात बांसवाड़ा की। जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक कुशलगढ़ से डूंगरपुर जा रहा परिवार आनंदपुरी में सड़क किनारे अपनी बाइक खड़ी कर रुका हुआ था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य बाइक ने अचानक से संतुलन खोते हुए जोरदार टक्कर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक सवार द्वारा अचानक टोका जाने से यह हादसा हुआ। दुर्घटना में दिनेश, उनके पिता बालचंद और पत्नी चंपा घायल हुए। हादसे में पिता पुत्र के पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है, जबकि महिला को हल्की चोटें आई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार जारी है। दौसा की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में दूषित पानी से लोगों की तबीयत बिगड़ने और मौत की घटनाओं के बाद अब दौसा में भी ऐसे ही हालात बनने की आशंका गहराने लगी है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 35 बाड़ियान मोहल्ले में पिछले करीब 10 दिनों से घरों में गंदगी मिला बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। बताया जा रहा है कि नई पाइपलाइन डालने के दौरान पुरानी पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई, जिससे सीवरेज लाइन का गंदा पानी लीकेज के जरिए घरों तक पहुंच रहा है। दूषित पानी पीने से कई लोगों को वॉमिट की शिकायतें भी हुई है, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां के लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद जलदाय विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लोगों ने मांग की है कि तुरंत सप्लाई बंद करके शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। हमारे वार्ड नंबर 35 के अंदर जो नई पाइपलाइन जो डाली जा रही है, उसके काम के वक्त हमारी जो पुरानी जो लाइन थी वो लीकेज हो गई और उसमें गंदा नाली का पानी जा रहा है, गटर का पानी जा रहा है। उसमें कई बार शिकायत भी कर दी है। अब पानी जनवरी से अपने 13 जनवरी से पानी गंदा जा रहा है, उसके अंदर लीकेज है। कई बार उनको फ़ोन करके उनको अवगत भी करा दिया, वीडियो भी डाल दी और वो आके चेक भी कर गए। उसके बावजूद भी वो लोग काम नहीं। ग्राम महेशपुरा निवासी पीड़ित महिला नरगिस न्याय की मांग को लेकर के एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठी है। एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा ने महिला की समस्या को सुनते हुए मामले की जांच करके कार्रवाई का आश्वासन दिया। पीड़िता ने कोतवाल नरेश चौहान को तहरीर देकर महेशपुरा निवासी गौरव और सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नरगिस का आरोप है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से स्वीकृत 6,20,000 रुपए के ऋण में से जन सेवा केंद्र के माध्यम से अंगूठा लगवाकर करीब 3,20,000 रुपए निकाल लिए गए और कहा गया कि पैसा खाते में नहीं आया है। महिला ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए बैंक शाखा प्रबंधक, चौकी प्रभारी दोराहा और पुलिस कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीड़िता ने चेतावनी दी कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह जहर खा करके अपनी जान देगी। उसने कोतवाल से भरोसा जताते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है। मेरे पैसों का सर, मैंने लोन कराया था तो उसके लिए जन सेवा केंद्र वाले ने मेरे चालाकी से अंगूठा लगवाता गया और पैसे निकालता गया और मेरे 9 महीने हो गए, सुनवाई नहीं हो रही है। और जांच के लिए कई फेरी जांच कर ले, जांच में ये आ भी गया सब कुछ, फिर भी मुकदमा नहीं लिख रहे। और पुलिस चौकी दुराए पे इंचार्ज हैंगे विजय नाम के, उन्होंने 10,000 रुपये लेके के तेरा मुकदमा लिखवा दूंगा, फिर भी मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया।